हेलो मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो पहला बुक है जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके पहले चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट के साथ चीजों को तोड़ तोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे बोर्ड एग्जाम में। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, आप आसानी से आंसर कर पाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये हमारा पहला चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। आपको इकोनॉमिक्स में दो किताबें पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, दो किताब। पहला जो होगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा हमारा होगा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई और ए का फर्क है, वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं व्यापक अर्थशास्त्र, इसको व्यष्टि बोलते हैं और इसको समष्टि बोलते हैं। तो दोनों किताब आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग प्यारे बच्चों, जो हमारा बुक 1 है, कौन सा बुक 1 है? ये हमारा पीला वाला व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ना है और इसमें भी आपको 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसी के बारे में बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग आज सिर्फ परिचय को देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक, पूरा का पूरा परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा, अर्थशास्त्र क्या होता है, ये सब चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर में कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन सभी टॉपिक्स को देख लेते हैं। टॉपिक्स में प्यारे बच्चों सबसे पहला होगा परिचय। परिचय में हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। अर्थशास्त्र प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों जो एडम स्मिथ है, इन्होंने अर्थशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इन सभी चीजों को जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो किस में होगा? व्यष्टि में होगा या समष्टि में होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अध्ययन कहाँ करेंगे, व्यष्टि में या समष्टि में? समष्टि में। एक टी शर्ट खरीदना है बाजार से, इसका अध्ययन कहाँ करेंगे, व्यष्टि में या समष्टि में? तो इन सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा यहाँ पर। फिर हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं। यानी प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी समस्याएं होती है। तो प्रमुख 3 समस्या के बारे में बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है। आपको कलम का उत्पादन करना है या फिर बोतल का उत्पादन करना है, दोनों में से किसका उत्पादन करना है? अब इन दोनों का उत्पादन करना है तो कैसे करना है? हाथ से उत्पादन करना है या मशीन से उत्पादन करना है? और जो उत्पादन करना है वो किसके लिए करना है? अमीर के लिए, गरीब के लिए, शहर के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के लिए, भारत देश के लिए या किसी दूसरे देश के लिए, किसके लिए उत्पादन करना है? तो ये हमारा हो जाएगा 3 समस्याओं के बारे में। फिर हमारा चौथा टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, कि पूरे विश्व में कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो 3 अर्थव्यवस्थाओं को हम लोग विस्तार से देखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको बाजार अर्थव्यवस्था या फिर इसको निजी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, इसको पढ़ेंगे। दूसरा होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारा भारत है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट हमारा होगा आर्थिक समस्या के बारे में। आर्थिक समस्या में हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, अवसर लागत क्या होता है, सीमांत लागत क्या होता है, ये सबको हम लोग पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का क्या भूमिका है ना, ये सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अच्छा तरह से बैठ जाइए, फुल मोड स्क्रीन कर लीजिए आप लोग और लास्ट तक क्लास देखिएगा और बताना लास्ट में कि आपको क्लास कैसा लगा, सारी चीजें समझ में आया या फिर नहीं आया। और मैं गारंटी देता हूं आपका ये गुलाब सर सारी चीजें आपके माथा में फिट कर देगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग पहला हमारा टॉपिक लेते हैं परिचय। परिचय में सबसे पहला हमारा आ रहा है अर्थशास्त्र। तो प्यारे बच्चों ये अर्थशास्त्र, यहां पर ध्यान दीजिए,
अर्थ जोर शास्त्र, ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द से? एक हमारा है अर्थ और एक हमारा है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है प्यारे बच्चों मुद्रा, यानी कि धन, यानी कि संपत्ति, और शास्त्र का मतलब होता है ग्रंथ, यानी कि पुस्तक, यानी कि वह पुस्तक, वह ग्रंथ जिसमें हम लोग धन के बारे में बात करते हैं, टाका पैसा के बारे में बात करते हैं, संपत्ति के बारे में बात करते हैं, पैसा कहां से आएगा, कहां पर खर्च होगा, कितना खर्च करना है, ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें? अर्थशास्त्र में। हमारे पास जो संसाधन है सीमित मात्रा में है, हमारे पास पैसा सीमित मात्रा में है, हमारे पास खनिज संसाधन सीमित मात्रा में है, जल संसाधन सीमित मात्रा में है, संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में है, और हमारी जो आवश्यकता है ये अनंत है कि भाई ये मुझे आज मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल गया तो आईफोन चाहिए, बढ़िया सा कार चाहिए, कार मिल गया तो BMW मर्सिडीज चाहिए। तो हमारी आवश्यकता हो गया अनंत और हमारी संसाधन हो गए सीमित। तो इन संसाधनों का, सीमित संसाधनों का असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। कैसे पूरा होगा? इसी का तालमेल का अध्ययन करेंगे। कहां पर? अर्थशास्त्र में। आ रही बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, यहां पर अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग यह समझते हैं या जिसमें यह समझा जाता है कि व्यक्ति, समाज या फिर सरकार अपनी सीमित संसाधनों का उपयोग करके, सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी असीमित जरूरतों को कैसे पूरा करता है। कि भाई आपके जेब में कितना रुपया है? 100 रुपया है। अब इस 100 रुपया में आप चाहते हैं कि मूवी देखें, आप मूवी भी देखना चाहते हैं। इसी 100 रुपया में आप चाहते हैं कि समोसा खाएंगे हम एक मार्केट में जाकर। इसी 100 रुपया में चाहते हैं कि गुलाब सर जो है बोले हैं एक कॉपी लेने के लिए, इकोनॉमिक्स का नोट बनाने के लिए, तो इकोनॉमिक्स का नोट बनाने के लिए कॉपी भी लेना है। यही 100 रुपया में मूवी देखना चाहते हैं, समोसा खाना चाहते हैं, कॉपी कलम भी लेना चाहते हैं। अब कैसे होगा? इसका तालमेल कैसे बिठाएंगे आप कि कॉपी कितना वाला लें और कौन सा समोसा खाएं और कौन सा मूवी कितना रुपया में मूवी देखें, सारा हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए। यही तो कहलाता है अर्थशास्त्र, कि पैसा को इस प्रकार से खर्च करना है कि सारा चीज मेंटेन होकर के चले। ठीक, यही कहलाता है अर्थशास्त्र। आ रही बात समझ में अच्छी तरह से? आगे बात करते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसको मानते हैं? ये रहे आपके दादाजी। कौन? एडम स्मिथ। ठीक है, आप लोग कहेंगे नहीं सर, हमने जो है पढ़ा है, क्या पढ़े हैं कि कौटिल्य यानी चाणक्य को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ऐसा है क्या? नहीं, वो अर्थशास्त्र की रचना किया था, उसको जनक नहीं मानते। उन्होंने एक किताब लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया था उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में, वो अलग है, इतिहास में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का जनक कौन? एडम स्मिथ। आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला वाला कि कौन अर्थशास्त्र का जनक है? एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एडम स्मिथ कहां के रहने वाले थे? तो एडम स्मिथ आपका स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था, यूरोप का देश है स्कॉटलैंड। तीसरा क्वेश्चन आपको आएगा, एडम स्मिथ किस प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया है अर्थशास्त्र को? एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो अर्थशास्त्र को इन्होंने परिभाषित किया है कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। किसने कहा है यह बात? एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, साइंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, संपत्ति, धन के बारे में, रुपया पैसा के बारे में, आय और व्यय, इनकम और जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितना कमाई हो रहा है और जितना खर्च हो रहा है, इन सब के बारे में बात करते हैं। कहां पर? अर्थशास्त्र में। और एक क्वेश्चन आपको आएगा, इन्होंने एक किताब लिखा था, इसके किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र का धन। ये किताब किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। इस किताब को इसने कब लिखा था? सन 1776 में लिखा था। याद रहेगा सब किसी को? 1776 में इन्होंने किताब लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन इसके किताब का लंबा नाम है, नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरा नाम है किताब का। लेकिन द वेल्थ ऑफ नेशन आपको पूछा जाएगा सीधा सीधा, द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? ठीक, पूरा नाम याद रख लोगे तो अच्छा होगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन।
ये किताब लिखे थे। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो एडम स्मिथ है इसको अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था। 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा। इसके किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। यही एग्जाम में आएगा आपको। राष्ट्र की संपत्ति नामक किताब किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। इंग्लिश में पूछा जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। याद रहेगा अच्छी तरह से। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्यारे बच्चों, उनके अनुसार, किन के अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। तो एडम स्मिथ किस प्रकार से अर्थशास्त्र को परिभाषित कर रहे हैं? अर्थशास्त्र को परिभाषित कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह ज्ञान है जो धन और उसकी प्राप्ति से जुड़ी गतिविधियों का अध्ययन करता है ना। एक ज्ञान है, नॉलेज है, जिसमें हम लोग किसके बारे में? धन के बारे में, और धन की प्राप्ति कहां से होगी, और धन से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं इन सब के बारे में बात करते हैं। कहां पर? अर्थशास्त्र में। यानी एक तरह से इन्होंने क्या कहा? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। और ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। ये कथन किसने कहा है? ये कथन किसका है? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जॉन मेनार्ड कीन्स, कैनिंग। तो ये किसका कथन है? एडम स्मिथ का है। याद रखेंगे अच्छी तरह से। चलिए आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थशास्त्र तो आपने समझ लिया, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप लोगों का जो आप लोग को पता होगा कि कुछ चीजें थ्योरेटिकल होती है और कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है। तो अर्थशास्त्र एक किताब में पढ़ी जाने वाली चीजें हैं, है ना। किताब में पढ़ते हैं इस सब चीज को, और जब इन सभी चीजों को हम अपना डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है प्रैक्टिकल। आ रही बात समझ में? तो अर्थव्यवस्था बोलेंगे जहां पर आर्थिक गतिविधि होता है। ये भारत हो गया हमारा। मान लीजिए भारत के अंदर उत्पादन हो रहा है, लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, वस्तुओं की खरीद बिक्री हो रही है, तो ये सारा चीज मिल करके ये प्रैक्टिकल हो रहा है ना। तो ये प्रैक्टिकल चीज कहलाएगा अर्थव्यवस्था। और इन सब के बारे में जिस किताब में लिखा है थ्योरेटिकल, उसको बोलेंगे अर्थशास्त्र। शास्त्र मतलब होता है ग्रंथ, यानी कि पुस्तक। आ रही बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे? अर्थ यानी कि मुद्रा, यानी कि धन। और व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। कि आपके पास 100 रुपया है तो इस 100 रुपया में कैसे आप मूवी देखेंगे, कॉफी लेंगे, समोसा खाएंगे, गुपचुप खाने का मन कर रहा है तो वो खाएंगे, कैसे खाएंगे, ये सारा मैनेज कैसे हो, यही मैनेज करने का है नॉलेज, ज्ञान, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। ठीक, तो अर्थशास्त्र थ्योरेटिकल हो गया, किताब में लिखी हुई चीजें हो गई, और जब इसको हम अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिकल करेंगे तो इससे बनेगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और एक व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध करना, मैनेज करना, संगठित करना, मैनेजमेंट करना। ये कहलाएगा किसका मैनेज करना? पैसा का, डॉलर का, धन का, संपत्ति का। संपत्ति का प्रबंधन करना, कहां खर्च होगा, कहां से इनकम की प्राप्ति होगी। आ रही बात समझ में? ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसका मतलब है, यानी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि धन और संसाधनों के सही तरीके से उपयोग हो, यही कहलाएगा अर्थव्यवस्था। ठीक, अब यहां पर हम लोग आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, इसमें दो मुख्य बातें होती है। कितनी मुख्य बातें होती हैं? दो। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में दो चीजें होती है, एक होता है साधन और एक होता है आवश्यकता। प्यारे बच्चों साधन किसको बोलेंगे? जैसे आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या साधन है? आपने सोचा कि चलो एग्जाम देंगे 12th क्लास का, हम 12th में आर्ट्स लेते हैं, आर्ट्स आपने फैकल्टी चुना। अब आपने सोचा कि बढ़िया से तैयारी करते हैं, तो तैयारी कैसे होगा? तो संसाधन ढूंढने लगे। तो आपने क्या किया? सबसे पहले मोबाइल लिया। पढ़ाई कैसे होगा? ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो मोबाइल लिए होंगे आप लोग, कॉपी लिए होंगे, कलम लिए होंगे। लिए हैं कि नहीं? बिना कलम कॉपी का कौन पढ़ाई कर रहा है आप में से? जल्दी से बताना। किताब लिए होंगे, बुक लिए होंगे, है ना, बुक्स लिए होंगे। और आप लोग YouTube में खोजते खोजते मेरा वीडियो आपको मिला होगा। भाई गुलाब नाम का सर है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, है ना, तो ये गुलाब सर आपके हो गए। तो ये सब चीज क्या है? ये सब के सब संसाधन है। ये सब के सब क्या है? संसाधन है। तो संसाधन कैसी मात्रा में है? सीमित मात्रा में है। कैसी मात्रा में? सीमित मात्रा में। आपके पास जो पैसा है, रुपया है, सीमित मात्रा में, अथाह थोड़ा है, सीमित मात्रा में है।
सीमित मात्रा में है पैसा, तो उससे कॉपी भी लेना है, कलम भी लेना है, मोबाइल भी लेना है, किताब भी खरीदनी है और सर से पढ़ाई भी करना है, बैच में ज्वाइन भी करना है हमको सर से पढ़ने के लिए। तो संसाधन हो गया सीमित। और आपकी आवश्यकता क्या हो गई? असीमित। यानी कि आपके पास मान लीजिए कितना रुपया है? 15,000 रुपया है। कितना हजार? 15,000। ये हो गया संसाधन। तो संसाधन आपके पास क्या हो गया? सीमित। संसाधन क्या हो गया? सीमित। और आपकी आवश्यकता क्या हो गई? असीमित। आवश्यकता कैसे असीमित हुआ? तो आपको पढ़ना है, मोबाइल लेना है, किताब लेना है, खान पान करना है, शहर में रहना है, मूवी देखना है, समोसा खाना है, गुपचुप खाना है, कपड़ा लेना है, जूता लेना है, लैपटॉप, मोबाइल मिल गया तो लैपटॉप लेना है, ढेर सारी चीजें। तो आवश्यकता हो गई अनंत। अब ये जो संसाधन सीमित हो गए और आपकी आवश्यकता अनंत हो गई, इन दोनों के बीच तालमेल जब आप स्थापित करेंगे, इसी का अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र में। कहां करेंगे? अर्थशास्त्र में। आ रही बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, यहां पर आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित। और संसाधन कैसे होते हैं? सीमित। और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा गया है। संसाधन होते हैं सीमित, असीमित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संसाधन हमेशा सीमित मात्रा में होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और आवश्यकताएं तो अनेक है। हमारी आवश्यकता मतलब इच्छा, डिजायर्स। भाई रात में सोए, काश यार मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता, राजकुमार का वो जो राजा है, राजा का बेटी राजकुमारी से शादी हो जाता, उस राजकुमार से शादी हो जाता, बढ़िया सा कार मिल जाता, रोल्स रॉयल्स अमेरिकन कार, टेस्ला कार मिल जाता हमको। क्या? तो क्या है? आवश्यकता है असीमित है, अनंत है। डिजायर्स क्या है? अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा ये सब चीजें। जैसे खाना हो गया, कपड़ा हो गया, इस पेट में कब से डाले जा रहे हो, फिर भी इसका भूख मिट नहीं रहा है। हर 5-6 घंटे के बाद कह रहा है कि भाई कुछ डालो और लाओ, और बढ़िया सामान लाओ, शाही पनीर डाल दिया तो और कुछ लाओ यार। तो असीमित हो गया ना आवश्यकता। क्या? मकान, शिक्षा, इलाज, ये सब असीमित होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? समझदारी से संसाधन जो भी हमारे पास, पैसा है, समय है, श्रम है। समय आपके पास लिमिटेड है कि नहीं है? बिल्कुल सर, 24 ही घंटा है आपके पास, मेरे पास भी 24 घंटा, सबके पास 24 घंटा। तो फिक्स्ड है, सीमित मात्रा में है। आपके पास पैसा सीमित मात्रा में है, तो उसका सही तरीके से क्या करना पड़ेगा? उपयोग करना पड़ेगा। और ये कहां सीखेंगे? ये सीखेंगे अर्थशास्त्र में। यही है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य। तो अगर आपको पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मूल उद्देश्य होता है सीमित संसाधनों को सही तरीके से प्रयोग करके अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना। यही कहलाता है हमारा अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। आई बात समझ में? चले अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक क्रिया क्या होता है। आर्थिक क्रिया, तो क्रिया मतलब होता है काम। जैसे मैं आपके सामने मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भाई आपका गुलाब सर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के बदले में क्या मिलेगा? इसको रुपया मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा? धन मिलेगा। तो वह क्रिया या वह काम जिससे धन की प्राप्ति होती हो, जिससे मुद्रा की प्राप्ति होती हो, जिसका संबंध सीधा सीधा धन से हो, इसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। हमको कोई समाज सेवा का कुत्ता थोड़ा काटा है भाई। इस देह को चलाना है, इस पेट को चलाना है, पेट पूजा भी करना है, घर में माता पिता है उसका भी सेवा करना है। तो सबका कैसे होगा? ये चलेगा कैसे? तो चाहिए धन। अब धन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमको काम करना पड़ेगा। तो हम आकर के पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये हो गया मेरा आर्थिक क्रिया। तो वह क्रिया जिसका संबंध किससे हो? धन से हो। वह क्रिया जिसका संबंध धन से हो, इसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। और जहां पर यह क्रिया घटित होती है, यह क्रिया जहां पर होता है, वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। ये क्रिया हमारा भारत में हो रहा है, तो आप कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। ये क्रिया ऑस्ट्रिया में हो रहा है, आर्थिक क्रिया, तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था। ये काम बिहार में हो रहा है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था। अच्छी तरह से समझ में? तो यही हमारा बात कह रहे हैं कि जहां पर ये आर्थिक क्रिया संपन्न होती है, घटित होती है, उसे ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। तो भाई काम जहां पर हो रहा है, तो ये थ्योरी हुआ या प्रैक्टिकल? तो ये प्रैक्टिकल हो रहा है ना, किताब की बात थोड़ी हो रही है। जहां पर हमारा थ्योरी का बात होगा, वहां अर्थशास्त्र आएगा, लेकिन जहां प्रैक्टिकल होगा वो अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, ये हमारा प्यारा सा भारत है। अब इस भारत में हम भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आपके माता पिता लोग सेवा कर रहे होंगे, किसी का गार्जियन बैंक में काम कर रहे होंगे, कोई जो है सेवा प्रदान कर रहे होंगे, कोई कृषि कार्य, आप में से ज्यादातर बच्चे कृषि खेती कार्य से जुड़े होंगे, तो आपके गार्जियन खेती कार्य कर रहे हैं,
सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, जिससे उसको क्या मिल रहा है, धन या फिर संपत्ति मिल रहा है, जिससे उसका देह, उसका पेट चल रहा है। तो ये कहलाएगा अर्थव्यवस्था। ठीक, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश, इन सभी के बारे में अच्छी तरह से बात करते हैं। आर्थिक क्रिया के बारे में, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं? तो एक हो गया उपभोग। उपभोग का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? उपभोग का मतलब कि मैं, जैसे मुझे भूख लगी, हमने क्या किया, केला खरीद लिया मार्केट से, तो केला हमने खाया, तो केला को हमने खरीदा दुकानदार से, तो वो केला को हमने खरीदा तो हमने क्या किया, उपभोग किया। अपने शरीर को ढकने के लिए मैंने ये कपड़ा खरीदा, तो ये कपड़ा खरीदा तो मैं क्या किया, इसका उपभोग किया। उपभोग मतलब एक तरह से उपयोग करना, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब हम चीजों का उपयोग करते हैं उसी को कहते हैं उपभोग। मुझे प्यास लगी, मैंने पानी का बोतल लिया और पानी पी लिया, तो क्या किया, पानी का मैंने उपभोग किया। अरे बस समझ में। उत्पादन किसको बोलेंगे? उत्पादन का मतलब होता है नए नए वस्तु या सेवाओं का उत्पादन, है ना, इसी को ना बोलते हैं उत्पादन, है ना, कि भाई फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री में हमने नए नए कलम बनाए, कपड़े बनाए, घड़ी बनाया, बोतल का निर्माण किया, डिजिटल बोर्ड बनवाया, तो यही कहलाता है उत्पादन। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, है ना, लेन देन। भाई ये कलम जो फैक्ट्री में बना किसके लिए, बिकने के लिए, तो वो कलम मार्केट में लाएगा और मार्केट में कलम बेचने वाला व्यापारी कलम लाएगा, और जिसको कलम की आवश्यकता है, आपको कलम की आवश्यकता है ना, आपको आप पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आप बाजार में जाएंगे और इसको बोलेंगे दुकानदार साहब को, ले भैया पैसा 5 रुपया और हमको क्या कर दीजिए, कलम दे दीजिए। तो आपने मुद्रा दिया और इसके बदले में कलम लिया, तो ये क्या कहलाएगा, विनिमय कहलाएगा, एक्सचेंज कहलाएगा। निवेश, निवेश का मतलब क्या हुआ कि पैसा को, धन को, संपत्ति को ऐसे जगह पर लगाना जिससे पूंजी का निर्माण हो, जिससे और पैसा आए, और धन आए, और संपत्ति आए, इसको बोलेंगे निवेश। आ रही बात समझ में कि भाई एक फैक्ट्री है, उसमें 100 कलम का उत्पादन हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, 2 फैक्ट्री लगा दिया, 200 कलम का उत्पादन, तो उत्पादन बढ़ गया। अब उत्पादन बढ़ गया तो इससे कमाई भी बढ़ गया, लोगों को रोजगार भी मिलने लगे, तो ये कहलाएगा निवेश। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट। आ रही बात समझ में? गर्मी बहुत ज्यादा है यार, चलो कोई ना, आगे बात करते हैं। हमारा एक एक करके सारा चीज को हम लोग अब देखते हैं, ठीक है, ये सारा चीज को हमने समझा दिया। उपभोग, उपभोग का मतलब क्या हुआ, उपभोग मतलब जब वस्तु और सेवाओं का क्या क्या है, उपयोग किया जाए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। आपको भूख लगती है तो आप मार्केट से सामान लेके आते हैं, इकोनॉमिक्स का नोट बनाने के लिए आपने कॉपी खरीदा, तो आपने कॉपी का क्या क्या उपभोग किया, उपयोग किया अपने लिए। कलम लिया तो कलम का उपभोग किया, है ना। तो वह क्रिया, उपभोग वह क्रिया जिसमें कोई व्यक्ति या समाज अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करता है, वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है। समाज, परिवार या कोई व्यक्ति। ठीक, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे भोजन करना, जैसे कपड़ा पहनना, जैसे ये सामान खरीदना, है ना। उत्पादन किसको बोलते हैं, तो उत्पादन मतलब नई वस्तु और सेवाओं का सृजन करना, नए नए वस्तु और सेवाओं का उत्पत्ति करना, उत्पादन करना। ठीक, तो उत्पादन वह क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य को बढ़ाया जाता है। उत्पादन कि भाई जो है ये कपास के रूप में खेत में पड़ा हुआ था, उस कपास को हमने लाया फैक्ट्री में और इससे हमने सूती कपड़ा का एक टी शर्ट बनाया, और इस कपास का कीमत जो 100 रुपया था, अब इस टी शर्ट का दाम हो गया 500 रुपया। तो 100 रुपया से इसका कीमत बढ़ के 500 हो गया, मतलब उत्पादन हो गया, इसकी उपयोगिता को आपने बढ़ा दिया। एक बांस है, उस बांस को काट के लाया, उससे हमने टोकरी बनाया, बांस का कीमत 50 रुपया था, लेकिन टोकरी बनाया तो 200 हो गया। आ रही बात समझ में। नारियल का पेड़ है, उससे पत्ती गिरा, पत्ती का कोई कीमत नहीं है, लेकिन नारियल के पत्ते से हमने झाड़ू बना दिया, उससे हमने पंखा बना दिया, हैंड फैन बना दिया, हाथ से डुलाने वाला पंखा। क्या, पंखा डोला देना सजन रे, पंखा डोला देना, क्या। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। तो कीमत में वृद्धि करना उत्पादन, यही कहलाएगा उत्पादन। ठीक है, और इससे क्या होता है, लोगों की आवश्यकता को पूरा होता है। देखते हैं यहाँ पर फैक्ट्री में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं और नया नया वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक, चलो यार समझ में आ गया, अच्छी से समझिएगा सारी चीजों को। बात करते हैं, जब कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, जब कच्चा माल को तैयार माल में यानी पका हुआ माल में बदला जाता है, तो किसी सेवा को बेहतर बनाया जाता है, तो वह उत्पादन कहलाता है। यानी प्यारे बच्चों, कच्चा माल, जैसे कि खेत में गन्ना पड़ा हुआ था, अब गन्ना को हमने काट के लाया फैक्ट्री में और गन्ना से बना दिया चीनी। गन्ना का कीमत ऐसे लेते
तो 10 रुपया में एक गन्ना। लेकिन अब यहाँ पर चीनी खरीदो 50 रुपया केजी, बढ़ गया ना कीमत। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। आई बात समझ में? एक वस्तु से हमने दूसरा नया वस्तु बना दिया, इसी को बोलेंगे उत्पादन, इसी को बोलेंगे प्रोडक्शन। अगला हमारा पॉइंट है ना, यहाँ पर जैसे कपड़ा को काट कर कपड़ा सिलना, लकड़ी को चीर कर कुर्सी बनाना, ये सब हमारा उत्पादन का काम हो गया। विनिमय के बारे में बात करते हैं। विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज, लेन देन। हमने आपको क्या दिया, हमने दुकानदार को रुपया दिया और उसके बदले में हमने पानी का बोतल लिया कि भाई 20 रुपया हमने दिया और उससे हमने पानी का बोतल लिया। तो ये क्या हुआ, विनिमय हुआ। ये क्या हुआ हमारा, विनिमय, लेन देन करना। ठीक, विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु या सेवा को दूसरी वस्तु, सेवा या मुद्रा के माध्यम से खरीदा या बेचा जाता है। कि भाई आप मार्केट में गए, आपने क्या किया, 10 रुपया दिया या 20 रुपया दिया और 20 रुपया दे करके इसके बदले में आपने पानी का बोतल खरीदा, है ना, एक बोतल पानी 1 लीटर वाला। तो दुकानदार ने आपको वस्तु दिया और आपने दुकानदार को पैसा दिया। तो ये क्या कहलाएगा, विनिमय कहलाएगा, एक्सचेंज कहलाएगा। आ रही बात समझ में, क्या कहलाएगा, एक्सचेंज कहलाएगा। आमतौर पर यह लेन देन पैसे के जरिए होता है, यानी मुद्रा के जरिए होता है। इस क्रिया में चीजों का मूल्य यानी कीमत तय किया जाता है, इसलिए इसे मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। कि भाई वस्तु जो खरीदने जा रहे हैं, वस्तु का कुछ ना कुछ कीमत निर्धारण करना पड़ेगा, है ना। कि कलम जो है, कलम का कितना कीमत हो इसको निर्धारण करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, तभी लोग ले पाएंगे, खरीदेंगे। तो यहाँ पर उस वस्तु का कीमत को निर्धारित करते हैं। तो कीमत का निर्धारण करना क्या कहलाता है, मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। क्या कहते हैं, मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। और ध्यान रखना, वस्तु की कीमत का जो निर्धारण करते हैं, किसको ध्यान में रखकर, वस्तु का डिमांड कितना है, यानी वस्तु का डिमांड मतलब वस्तु का कितना मांग है और वस्तु का कितना सप्लाई है। सप्लाई मतलब कितना आपूर्ति है, सप्लाई का मतलब कितना पूर्ति है, यानी मार्केट में कितना वस्तु आया है। यानी प्यारे बच्चों कि मान लीजिए कलम है मार्केट में 10 और मार्केट में खरीदने वाला एक व्यक्ति है सिर्फ, तो यहां हो गया सप्लाई 1, ये मांग हो गया डिमांड 1 और सप्लाई कितना हो गया 10। अरे बस समझ में। तो दोनों को ध्यान में रख करके वस्तु का कीमत का निर्धारण करेंगे। खरीदने वाला है ही नहीं, अब वस्तु का कीमत बढ़ाते जा रहे भाई, खरीदने वाला ही नहीं तो कीमत बढ़ा करके क्या फायदा। आई बात समझ में। तो ये हमारा कहलाएगा विनिमय। विनिमय आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, नॉर्वे का एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिसका नाम है रैगनर फ्रिश। याद रखेंगे, नॉर्वे का एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश आपके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो रैगनर फ्रिश ने प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों, रैगनर फ्रिश ने यहाँ पर अर्थशास्त्र से संबंधित 2 शब्दों का प्रयोग किया। एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और इसको बोलेंगे व्यापक अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे, व्यापक अर्थशास्त्र। तो ये दोनों शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। माइक्रो और मैक्रो यानी सूक्ष्म और व्यापक यानी व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, नॉर्वे का एक विद्वान था जिनका नाम क्या था, रैगनर फ्रिश। तो अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने ये दोनों शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो और मैक्रो ये दोनों शब्द किस भाषा से आया है, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, लैटिन भाषा, किस भाषा से आया है। तो याद रखेंगे जो हमारा ये दोनों शब्द है ना, व्यष्टि और समष्टि, यानी माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों शब्द हमारा किससे बना है, ये दोनों का दोनों शब्द हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, ग्रीक। कौन सा भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कहां चलती है भाषा, ग्रीस नाम का देश है जिसका पुराना नाम था यूनान, जहां से था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, यही देश था, है ना। तो ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। तो रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, एक व्यष्टि और एक समष्टि। ठीक, एक व्यष्टि और एक समष्टि। आगे बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो। देखिए यहां पर हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है, माइक्रो और मैक्रो ये दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटा, और ये जो आपका मैक्रो होता है, मैक्रो का मतलब होता है व्यापक, व्यापक का मतलब बहुत बड़ा,
है ना। अभी समझाते हैं दोनों को अच्छी तरह से। सूक्ष्म यानी व्यष्टि। सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ कि जब एक कलम की कीमत का निर्धारण करेंगे, एक वॉच, एक घड़ी का कितना कीमत होगा, एक टी शर्ट का कितना कीमत होगा, एक कंपनी के बारे में, एक व्यापारी के बारे में, एक कस्टमर के बारे में, एक दुकानदार के बारे में, तो जब एक के बारे में बात करेंगे, जब बहुत छोटे लेवल पर बात करेंगे तो उसको बोलेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, उसको बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब बहुत बड़े लेवल पर बात करेंगे, जब देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जब राष्ट्र की आय का बात करेंगे, जब देश की बजट का बात करेंगे, जब बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, पूरे देश के टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली के बारे में बात करेंगे, जब पूरे देश की गरीबी का स्तर, बेरोजगार का स्तर, महंगाई का स्तर, इन सब का अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। इसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। आ रही बात समझ में? तो चलिए दोनों को देखते हैं एक एक करके। पहला हमारा आ रहा है व्यष्टि, यानी ये हमारा दूसरा टॉपिक है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। इससे हमने पहले परिचय को देख लिया, अब दोनों को समझना। सबसे पहला आ रहा है व्यष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको बोलेंगे? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें एक कस्टमर के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक दुकानदार के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। कितना कंपनी? एक कंपनी के बारे में। जिसमें एक वस्तु के बारे में बात करते हैं। कितना वस्तु? एक वस्तु के बारे में बात करते हैं। जिसमें एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कितना होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ये कहलाएगा हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक वस्तु का अध्ययन करते हैं, व्यष्टि में, समष्टि में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो एक वस्तु का अध्ययन व्यष्टि में, एक कंपनी का अध्ययन व्यष्टि में, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत इकाई मतलब इंडिविजुअल यूनिट, व्यक्तिगत इकाई मतलब एक का अध्ययन कहां पर? व्यष्टि में करते हैं। समझ में आ रही बात अच्छी तरह से? चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर व्यष्टि का परिभाषा। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम छोटे छोटे इकाई, जैसे एक ग्राहक यानी एक कस्टमर, एक दुकान है ना, एक कंपनी, एक वस्तु, एक व्यापारी है ना, किसका? एक व्यापारी है ना, एक वस्तु का कीमत कितना होगा इसका, जब इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं तो यह कहलाएगा हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। आई बात अच्छी तरह से समझ में? चलिए, गर्मी तेज है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, आगे बात करते हैं। तो समझ में आया बात अच्छी तरह से? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक कंपनी, एक कस्टमर, एक दुकानदार, एक व्यापारी, एक उत्पादक, इन सब का अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। किसी एक उत्पादक, एक कंपनी, एक फर्म या एक उपभोक्ता का अध्ययन व्यष्टि के अंतर्गत करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण का सिद्धांत या फिर इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों व्यष्टि में छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं ना, पूरा देश का बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो छोटा हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे सूक्ष्म। और इसको कीमत निर्धारण सिद्धांत भी कहते हैं, आपको एग्जाम में आएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे कीमत निर्धारण का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं, हम लोग सीखते हैं कि किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ये जो एक कलम है, इस कलम का कीमत का निर्धारण कैसे होगा, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग कहां पर? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर करते हैं। व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? तो अध्ययन हम लोग करते हैं कीमत को ध्यान में रखकर। जैसे मेरे बारे में अध्ययन करेगा, मेरा, हम हो गए मान लीजिए कस्टमर, मान लीजिए हम गए दुकान कलम खरीदने के लिए, तो हम क्या कहलाएंगे? कस्टमर कहलाएंगे। अब मेरा अध्ययन कैसे होगा? कीमत को ध्यान में रखकर कि गुलाब सर जो कलम लेगा ना, तो वो चाहेगा कलम खरीदने के लिए ऐसा कलम मिले उसको जो सस्ता हो, जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक चले, और जो क्या हो, वो जो चाहता है, जिस प्रकार का राइटिंग लिखना चाहता है उस प्रकार का राइटिंग बने इस कलम से, है ना। चीफ एंड बेस्ट क्वालिटी। एक कस्टमर क्या चाहता है? भाई आप खरीदते हो वस्तु तो क्या चाहते हो? सस्ता में मिल जाए, अच्छा मिल जाए, यही ना चाहते हो। और उसका कीमत क्या हो? कम हो, सस्ता हो। तो हम कीमत को ध्यान में रख करके ही सारा काम करते हैं। जो भी आप काम करते हैं, आप हम लोग से बैच से ज्वाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे? भाई कम से कम हमें फी देना पड़े सर को, यही तो चाहेंगे कि बैच इतना में मिल रहा है, नहीं सर हम तो इतना में ज्वाइन करना चाहते हैं। और फिर दूसरा क्या चाहेंगे? कि फी कम हो,
लेकिन क्वालिटी बढ़िया करे, क्वालिटी हमको 1 नंबर का दे, हमें टॉप करा दे एग्जाम में, यही ना चाहते हैं भाई। आप कस्टमर है तो आ रही बात समझ में, समझ रहे हो? ठीक, आगे बात करते हैं। साधनों की कीमत को साधनों का प्रतिफल भी कहा जाता है। साधनों की कीमत को साधनों का प्रतिफल भी कहा जाता है। मतलब ऐसे समझो प्यारे बच्चों, उत्पादन के कितने साधन होते हैं जल्दी बताइए। तो सर उत्पादन के 5 साधन होते हैं, आपने कई बार बताया है। पहला हमारा हो गया हमारा भूमि, पहला उत्पादन का साधन। दूसरा उत्पादन का साधन हो गया पूंजी। तीसरा हो गया हमारा श्रम यानी मजदूरी। चौथा हमारा हो गया उद्यमी। और 5वां क्या हो गया हमारा एंट्राप्रेन्योर, जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। ठीक है, ये हो गए उत्पादन के साधन। क्या होता है सर उत्पादन के साधन? प्यारे बच्चों, उत्पादन करने के लिए मान लो कलम का उत्पादन करना है तो ऐसे ही हो जाएगा अपने आप। रात में सोए और सोचे और सुबह मिल गया कलम, ऐसा तो नहीं है। कलम उत्पादन करने के लिए कुछ चीजें की जरूरत पड़ेगी, कुछ संसाधन चाहिए आपको, उसी को बोलेंगे उत्पादन के साधन। कि सबसे पहले आपको भूमि लेना पड़ेगा और भूमि पर फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, है ना? ठीक, तो भूमि किराया पर लेना पड़ेगा, या अपना भूमि है तो वहां पर लगा सकते हैं फैक्ट्री। दूसरा पूंजी चाहिए कि भाई फैक्ट्री लगाना चाहते हो कलम उत्पादन करने के लिए तो मशीन खरीदना पड़ेगा, और मशीन के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल पूंजी चाहिए। अच्छा, अब कलम बनाने के लिए आपने मशीन लगा दिया फैक्ट्री में, उस मशीन को हाथ से घुमाएगा कौन? वहां काम कौन करेगा? मशीन खराब हो गया तो उसका नट बोल्टू टाइट कौन करेगा? सर मजदूर करेंगे, श्रमिक करेंगे, जो लेबर है वो करेंगे। तो लेबर होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, है ना? अब यहां पर जो मशीन है, ये मशीन किसने किसी टेक्नोलॉजी से बनाया होगा? टेक्नोलॉजी बहुत प्रसिद्ध हो गया, है ना? तकनीक, तो टेक्नोलॉजी चाहिए। ये 4 हो गया। अब इन सब चीजों को जोड़कर एक साथ सही से चलाए कौन? उद्यमी, यानी जिसको बोलेंगे फैक्ट्री का मालिक। क्या बोलेंगे? फैक्ट्री का मालिक। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ गया सर, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया कि उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, श्रमिक यानी मजदूर चाहिए, मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और साथ साथ में जो उद्यमी है, उद्यमी यानी एंट्राप्रेन्योर, यानी जो उसको चला रहा है उस फैक्ट्री को, उसका ऑनर, उसका मालिक, वो। ये 5 हो गए उत्पादन के साधन। अब प्यारे बच्चों, इसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा भाई। आप फैक्ट्री लगाए हो जहां पर किसी के जमीन में, तो जमीन ऐसे दे देगा वो? क्या नहीं देगा ना। तो जमीन के बदले में उसको क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा कि भाई आपको 5,000 रुपया महीना देंगे इस जमीन का, है ना? हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यहाँ से सेटअप लगा हुआ है, इस फ्लैट का चार्ज देना पड़ रहा है, किराया देना पड़ रहा है 8,000 रुपया महीना। ठीक, तो 8,000 रुपया देना पड़ रहा है ना फ्लैट का चार्ज हमें, तो वही तो है भूमि चाहिए। यानी भूमि मतलब यही मकान, भवन, है ना? पैसा। दूसरा पूंजी। अब पूंजी लगाने के लिए, फैक्ट्री में मशीन लगाने के लिए पैसा है नहीं आपके पास, तो आप क्या करेंगे? आप बैंक से लोन लेंगे, तो लोन के बदले में क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। या फिर आप महाजन से, सेठ, साहूकार से उधार लेंगे, उधार के बदले में क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा सर। श्रम, जो मजदूरों को रखेंगे काम करने के लिए, तो उसको क्या देना पड़ेगा? मजदूरी देना पड़ेगा। ऐसे तो काम करके देगा नहीं ना भाई, वो भी तो अपना पेट चलाएगा ना, तो श्रम के बदले में मजदूरी देना पड़ेगा। उद्यमी और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो जिससे लेंगे आप, तकनीक जिससे लेंगे, तो उसको भी पैसा चुकाना पड़ेगा। और जो उसको चला रहा है, जो उसका मालिक है उस फैक्ट्री का, वो क्या चाहेगा? भाई ज्यादा से ज्यादा हमको मुनाफा हो जाए। मालिक क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो जाए, यही ना चाहेगा। तो प्यारे बच्चों, यही सब कहलाता है साधनों का प्रतिफल, कि साधन के बदले में जितना हमें चुकाना पड़ रहा है। क्या चुकाना पड़ रहा है? भूमि के बदले में किराया, जिसको लगान भी बोला जाता है। भूमि के बदले में किराया, इसी को लगान भी बोलते हैं। तो भूमि के बदले में लगान, पूंजी के बदले में ब्याज, श्रम के बदले में मजदूरी, उद्यमी के बदले में लाभ। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सब हमारा प्यारे बच्चों कहलाएगा साधनों का प्रतिफल। क्या कहलाएगा? साधनों का प्रतिफल। भूमि के बदले में लगान, पूंजी के बदले में ब्याज, श्रम के बदले में मजदूरी, उद्यमी के बदले में लाभ, और टेक्नोलॉजी के बदले में भी आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आई बात अच्छी तरह से समझ में? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र किसको बोलते हैं? व्यष्टि हो गया हमारा। अब समष्टि के बारे में बात करते हैं। समष्टि मतलब होता है व्यापक। व्यापक मतलब अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ये हमारा प्यारा सा भारत है,
तो भारत में गरीबी का स्तर क्या है, बेरोजगार का क्या स्तर है, भारत का राष्ट्र आय कितना है, टोटल इनकम कितना है, भारत में महंगाई का दर कितना है, भारत की बजट कितना है, भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसा है, भारत में कर प्रणाली। तो ये सब के बारे में हम लोग कहां बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। किताब जो दूसरा हमारा किताब है, जो बुक नंबर 2 है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत मजा आएगा, वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा आपको आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कुल आय, कुल उत्पादन, बेरोजगारी का स्तर, महंगाई का स्तर, सरकार की नीतियां, इन सब के बारे में बात करते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें बहुत सारे कस्टमर के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे व्यापारियों का अध्ययन करते हैं एक साथ। जब एक व्यापारी का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि कहलाएगा, जब बहुत सारे व्यापारियों का अध्ययन करेंगे तो समष्टि कहलाएगा, एक कंपनी का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि कहलाएगा, बहुत सारे कंपनी का अध्ययन करेंगे तो समष्टि कहलाएगा। आ रही हो समझ में? तो ये हमारा कहलाएगा समष्टि। व्यक्तिगत इकाई के समूह या देश की अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई के समूह, समूह का मतलब कि भाई जब एक व्यक्ति का बारे में बात करेंगे तो व्यष्टि, लेकिन जब उसको समूह में जोड़ देंगे, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे उत्पादन करने वाले इकाई, बहुत सारी कंपनी, तो उसका समष्टि में चला जाएगा। या फिर संपूर्ण देश का अर्थव्यवस्था का अध्ययन, पूरे देश का अर्थव्यवस्था, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहां पर करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। और हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। कहां पर? आप सबके लिए हमने लाया है उम्मीद बैच। कौन सा बैच? उम्मीद बैच। ठीक है, तो जो बच्चे एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, खास करके मैं अदर बोर्ड के बच्चे को कहना चाहूंगा, झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चे हैं, ये लोग खास करके ज्यादा इकोनॉमिक्स रखते हैं। झारखंड के तो भाई भर भर के रखते हैं, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह ये सब जिला से कॉल आता है कि सर हमने इकोनॉमिक्स रखा है, पढ़ना है आपसे। तो आप सब बिला झिझक हम लोग से जुड़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। इसके लिए जो उम्मीद बैच है इसको ज्वाइन करना है। कहां से मिलेगा? तो प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर में जाकर के प्यारे बच्चों आप लोग लिखना उम्मीद क्लासेस। ठीक है, उम्मीद क्लासेस, और वहां पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो उम्मीद बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये सारा चीज, सारा नोट, सारा सब कुछ मिल जाएगा, प्रॉपर पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत मिनिमम फी है, आप लोग ट्राई करना। ठीक, और आपको नंबर चाहिए तो कोई भी दिक्कत हो तो इस पर कॉल कर लीजिएगा, 75 43 044 368, इस नंबर पर कॉल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक, बेहतरीन तरीके से वहां पर सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है मेरे द्वारा। आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, है ना, मेन सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जो है समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? सामान्य आय का सिद्धांत, सामान्य रोजगार का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि देश की आय का बात करते हैं, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, पूरे देश में रोजगार का कितना स्तर है इसके बारे में बात करते हैं। कहां पर? समष्टि में। इसलिए इसको सामान्य आय और रोजगार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें देश की संपूर्ण आय, देश का संपूर्ण रोजगार का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय आय का स्तर क्या होगा, राज्य रोजगार का स्तर, बचत, निवेश, सामान्य कीमत, इन सब के बारे में, आर्थिक विकास, इसमें उतार चढ़ाव, सबके बारे में बात। कहां पर? समष्टि अर्थशास्त्र में। आय के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन कहां करते हैं? समष्टि में। रोजगार का अध्ययन कहां करते हैं? समष्टि में। आय का नहीं मतलब आया हुआ है ये सब क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लो, मिल जाएगा ये सारा क्वेश्चन। बचत का अध्ययन, निवेश का अध्ययन, सामान्य कीमत, यानी कि सारी वस्तुओं का एक साथ कीमत का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र में। अब एक विद्वान है जिसका नाम है गार्डनर एकले। क्या नाम है प्यारे बच्चों? गार्डनर एकले। वो क्या कहते हैं? तो गार्डनर एकले साहब कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक पौधे का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? एक पौधे का अध्ययन है। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? एक पौधा नहीं बल्कि एक जंगल का अध्ययन है ना, एक जंगल का अध्ययन है। ये हो गया जंगल। तो जब इस जंगल का अध्ययन करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र, और जब एक पौधा का अध्ययन, एक पेड़ का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक पेड़ का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र, पूरे जंगल का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र। आई बात समझ में? तो ये बात कौन कहते हैं? गार्डनर एकले। समष्टि अर्थशास्त्र एक जंगल का अध्ययन है, न कि उन पेड़ पौधों का जिससे जंगल बना है। तो जो पेड़ है, जो एक पौधा है, वो व्यष्टि कहलाएगा, और पूरा का पूरा जंगल समष्टि कहलाएगा। समझ में आई बात अच्छी तरह से?
आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र से जुड़े प्रमुख विचारधाराएं और विचारक। ठीक, तो कौन कौन से प्रमुख विचारक हैं? तो कल्याणवादी विचारधारा। तो विचारधारा में पहला है हमारा कल्याणवादी विचारधारा। कल्याणवादी विचारधारा पहले बच्चों जो लोगों के कल्याण के लिए ज्यादा सोचते हैं, है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। तो इस विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन कमाना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना। यह हमारा कल्याणवादी विचारधारा कहलाता है। इसके कौन कौन से समर्थक हैं याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन कल्याणवादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो याद रखेंगे अल्फ्रेड मार्शल, सिपिगु और आपका कैनन, ये सब के सब हमारा कल्याणवादी विचारधारा के हैं। आपको क्वेश्चन में रहेगा इनमें से कौन कल्याणवादी विचारधारा का नहीं है, और उसमें एक नाम रहेगा जे बी से, तो ये कल्याणवादी विचारधारा का नहीं है। ये एग्जाम में रहेगा ऑप्शन में। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्यारे बच्चों रॉबिन्सन का दृष्टिकोण, है ना। रॉबिन्सन किस प्रकार से वो देखते हैं अर्थशास्त्र को? तो रॉबिन्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र को सीमित साधन और असीमित आवश्यकता, अर्थशास्त्र सीमित साधन और असीमित आवश्यकता के बीच तालमेल, ये बात कौन कहते हैं? रॉबिन्सन साहब कहते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं? अर्थशास्त्री रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या सीमित साधन और असीमित आवश्यकता। आपको क्वेश्चन आएगा कि सीमित साधन और असीमित आवश्यकता का कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था रॉबिन्स, अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने, है ना, जोड़ा। इसके अनुसार क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि लोग सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकता को, असीमित आवश्यकता को कैसे पूरा करे, अपनी असीमित आवश्यकता को कैसे पूरा करे, कैसे उसको कंप्लीट करे। ये बात कहते हैं अर्थशास्त्री रॉबिन्स साहब। ठीक है, आगे बात करते हैं सैमुअलसन का दृष्टिकोण। एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है सैमुअलसन। सैमुअलसन क्या कहते हैं? पॉल सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को एक आधुनिक विज्ञान बताया, और आधुनिक विज्ञान बताने के साथ क्या कहा कि सीमित संसाधनों का सही से वितरण हो और आर्थिक विकास की प्रक्रिया का इसमें अध्ययन किया जाए, कि जो साधन सीमित है इसका सही तरीके से बंटवारा हो। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा संसाधन मिल जाए और किसी को मिले ही नहीं, कोई खूब ज्यादा विकास कर ले, कोई विकास करे ही नहीं, ऐसा नहीं। जो संसाधन है इसका सही तरीके से वितरण हो, सही तरीके से बांटा जाए संसाधनों को, कि सबका पास समान अवसर हो, समान अपॉर्चुनिटी मिले सबको, और आसानी से सबको विकास सही तरीके से कर सके। अब एक और इतिहास और एक अर्थशास्त्री है, सिर्फ इतिहास कर हमको आ रहा है याद, फ्रेडमैन नाम का है। क्या नाम है इसका? नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है मिल्टन फ्रेडमैन। तो फ्रेडमैन क्या कहते हैं? फ्रेडमैन कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। क्या विज्ञान है? एक विज्ञान है। और किस तरह का विज्ञान है? तो ये दो तरह से, एक वास्तविक विज्ञान है। ये कहते हैं अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान की तरह काम करता है और कभी आदर्श विज्ञान की तरह काम करता है ना। ये कहते हैं कि कभी अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान की तरह और कभी वास्तविक विज्ञान की तरह काम करता है। तो कैसे ये बात कह रहा है? तो कहते हैं कि भाई अर्थशास्त्र कभी कहता है, कभी देश के बारे में बताता है, दुनिया के बारे में बताता है कि इस देश का गरीबी का स्तर इतना है, रोजगार का स्तर इतना है, जीडीपी इतना है। ये वास्तविकता को बताते हैं कि भारत का जीडीपी कितना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत, 7%, 10%। भारत में बेरोजगारी का दर कितना है, 8% मान लीजिए। इस तरह से बताता है अर्थशास्त्र। और फिर अर्थशास्त्र कभी आदर्श की तरह बताता है कि भाई इतना ज्यादा अगर गरीबी का स्तर रहेगा ना तो भारत तरक्की नहीं करेगा, इतना ज्यादा बेरोजगार रहेगा ना तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो कितना होना चाहिए? तो कह रहा है कि हमको 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, महंगाई का दर 2 से 3% होना चाहिए, है ना। तो होना चाहिए और वास्तव में है कितना, दोनों बातों को बताते हैं अर्थशास्त्र। वास्तविक में है क्या और वास्तव में होना क्या चाहिए। तो क्या है वास्तविक विज्ञान, क्या होना चाहिए आदर्श विज्ञान। अरे बस समझ में, ये हमारा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में 3 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत। वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। कितने सिद्धांत? 3। वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत कहां पर बात करते हैं? व्यष्टि में, कि वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे होगा, एक कलम का कीमत का निर्धारण कैसे होगा, इसका अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। साधन कीमत निर्धारण का मतलब क्या हुआ कि जो उत्पादन के साधन हैं, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, उद्यमी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब का कीमत का निर्धारण कैसे होगा। भूमि का कितना किराया देना पड़ेगा, पूंजी के बदले में ब्याज कितना होना चाहिए, मजदूरी दर कितना होना चाहिए मजदूर का, उद्यमी के बदले में कितना लाभ मिलना चाहिए। तो इन सब का निर्धारण कहां करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक कल्याण मतलब एक व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। अब जब एक व्यक्ति का कल्याण होगा, एक एक करके सभी व्यक्ति का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा। अब जब समाज का कल्याण होगा तो समाज से बनता है देश, देश का कल्याण होगा। आ रही बात समझ में?
तो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत कहा जाता है इसको, किसको? व्यष्टि अर्थशास्त्र को। तो तीनों चीज याद रखेंगे, तीनों पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, ठीक। अब बात करते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? उपभोक्ता यानी कि कस्टमर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, कस्टमर या कंज्यूमर। प्यारे बच्चों मान लीजिए ये है आपका, ये आप हैं और आपको क्या जरूरत पड़ा? कलम का जरूरत पड़ा है ना, कि नोट बनाना है इकोनॉमिक्स का, कलम खरीदने चले गए। तो आपने कलम खरीदा तो आप क्या हो गए? आप हो गए कलम का उपभोक्ता। आप क्या हो गए? कस्टमर। आप क्या हो गए? कंज्यूमर। वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं को खरीदता है, वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर। आपको भूख लगा, आप बाजार में गए, बाजार जाके मिठाई खाया, भूख मिट गई, तो आपकी आवश्यकता पूरा हो गया। तो आपने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो वस्तु का उपयोग किया, जो वस्तु खाया, उपभोग किया, वही क्या कहलाएंगे? आप क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता, कस्टमर, कंज्यूमर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। आई बात समझ में? आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित होती है। संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा जो संसाधन है और हमारी जो आवश्यकता, इसके बीच सही से तालमेल स्थापित करना चाहिए। इसीलिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का सही तरीके से क्या करना चाहिए? हमें सही तरीके से हमें प्रयोग करना चाहिए, उसका तालमेल स्थापित करना चाहिए। संसाधनों का विनिधान। संसाधनों का विनिधान का मतलब क्या हुआ? संसाधनों का विनिधान का मतलब भाई कि जब हम कोई चीज का उत्पादन करना चाहते हैं, मान लीजिए कलम का उत्पादन करना चाहते हैं, तो कितना कलम का उत्पादन करें, और कलम का उत्पादन करें तो उत्पादन करने के लिए कौन कौन सा संसाधन लगाएं, कितनी मात्रा में संसाधन लगाएं, इसी को बोलते हैं संसाधनों का विनिधान। जब हम यह तय करते हैं कि किस वस्तु और सेवा को बनाने में कौन सा संसाधन, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, कितनी मात्रा में लगाना है, कितना मशीन लगाना है कलम का उत्पादन करने के लिए, कितना भूमि लगाना है, कितना पूंजी लगाना है, कितना मजदूर लगाना है, जब ये सब चीज हम लोग निर्धारण करते हैं तो उसी को बोलते हैं संसाधनों का विनिधान। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संसाधनों का विनिधान कहते हैं। समझ में आई बात अच्छी तरह से? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं। अर्थव्यवस्था की कितनी समस्या? 3 समस्या। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। कितनी समस्या? 3। पहला समस्या, क्या उत्पादन किया जाए। भाई अर्थव्यवस्था में लोग जो व्यापारी होते हैं, जो उत्पादन करने वाले उत्पादक होते हैं, वो हमेशा डाउट में रहते हैं कि किस चीज का उत्पादन करें, गेहूं का उत्पादन करें या चावल का। नहीं यार, इस बार चावल का कीमत ज्यादा रहेगा तो चावल उत्पादन करते, बाजार में बेचेंगे। कलम का उत्पादन करें या बंदूक का। नहीं यार, बंदूक भारत के लोगों को पसंद नहीं है। बंदूक उत्पादन करना है तो पाकिस्तान में बनाओ, अफगानिस्तान में बनाओ, वहां पर गोला बारूद चलता है, AK-47 चलता है धनाधम। अरे बात समझ में? भारत के लोग तो पढ़ने लिखने में आगे, तो कलम बनाओ भारत में। तो क्या उत्पादन करना है, ये हमारा हुआ। दूसरा, कैसे उत्पादन करना है, हाथ से उत्पादन करना है या मशीन से, कि बंदूक जो बनाना है वो हाथ से बनाना है या मशीन से, टोकरी जो बनाना है मशीन से बनाना है या हाथ से, कपड़ा जो बनाना है वो हाथ से बनाना है धागा बुन करके, या फिर मशीन से बनाना डायरेक्ट रेडीमेड। ठीक। तीसरा हमारा किसके लिए उत्पादन करना है, उत्पादन जो कीजिएगा किसके लिए कीजिएगा, शहर के लोगों के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। अगर AC बना रहे मतलब शहर के लोग खरीदेंगे, अगर पंखा बना रहे नॉर्मल वाला तो गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, है ना। हाँ सर, बिल्कुल मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट माइंड में आ रहा है, घुस रहा है बढ़िया तरीके से। तो किसके लिए उत्पादन करें, अमीर लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए या अशिक्षित लोगों के लिए, बच्चों के लिए या फिर बूढ़ों के लिए। खिलौना बना रहे हैं, अच्छा खिलौना बना रहे हैं मतलब बूढ़ों के लिए। नहीं सर, बच्चे लोग खिलौनों से खेलते हैं, बूढ़े लोग कहां से खेलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग 3 समस्याओं के बारे में, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी है निम्नलिखित में से, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर। और ये बात प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन की कितनी समस्याएं होती है, 3 समस्याएं होती है। तो अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं 3 होती है। ये बात किसने दिया है, किसने कहा है, सैमुअलसन नाम का व्यक्ति है, विद्वान है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक, अब बात करते हैं पहला हमारा, क्या उत्पादन किया जाए। 2 वस्तु है आपके सामने, कलम या फिर कॉपी, दोनों में से किसका उत्पादन करेंगे।
किसका उत्पादन करेंगे दोनों में से? क्योंकि संसाधन तो सीमित मात्रा में है सर, दोनों का उत्पादन कर देते हैं। अच्छा मान लो ये भूमि है, 1 बीघा जमीन है। अब 1 बीघा जमीन में आप कितना क्या लगाओगे? चावल लगाओगे या फिर गेहूं लगाओगे? सीमित मात्रा में ना संसाधन है ना, सीमित मात्रा में संसाधन। तो आपको चुनना पड़ेगा दोनों में से क्या उत्पादन करना है हमको, और कितना मात्रा में उत्पादन करना है, और उत्पादन कैसे करना है। ठीक, तो इसके अंतर्गत किस वस्तु का उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, इस बात का हम लोग निर्णय लेते हैं। और निर्णय कैसे लेंगे? कीमत को ध्यान में रखकर, कि कीमत कलम का कीमत को ध्यान में रखेंगे और कॉपी का कीमत। एक कलम का कीमत 5 रुपया और इससे मुनाफा कितना हो रहा है? 1 रुपया। एक कॉपी का कीमत 50 रुपया, इससे मुनाफा कितना हो रहा है? 5 रुपया। जल्दी से बताइए भाई किसका उत्पादन करेंगे? तो सर ज्यादा जहां पर लाभ होगा, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, जहां पर ज्यादा जोखिम, जहां पर लाभ ज्यादा, उसका उत्पादन कीजिए ना। तो कॉपी का उत्पादन करना शुरू कर देंगे, कलम का उत्पादन बंद कर देंगे। क्यों? 1 रुपया मुनाफा, कॉपी से 5 रुपया मुनाफा, तो कॉपी का उत्पादन ज्यादा होगा। समझ में आई बात? तो जैसे बंदूक का उत्पादन करें या मक्खन का उत्पादन करें, किसका उत्पादन करेंगे? ठीक, दोनों में से चुनना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अलग अलग अर्थव्यवस्था में अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ना। जैसे पूंजीवादी कोई देश है, तो पूंजीवादी देश किसका उत्पादन करेगा? बंदूक का उत्पादन करेगा या फिर मक्खन का? तो भाई पूंजीवादी देश में ऑलरेडी सबके पास पूंजी है, पैसा है, तो उसको मक्खन का उत्पादन देके क्या करना है? वो तो अपना पेट भर रहा है खुद से, तो उसको बंदूक का उत्पादन करो, मुनाफा कमाओ, बेचो अच्छा से, है ना, लाभ कमाओ। आगे बात करते हैं। दूसरा समस्या हमारा कैसे उत्पादन करना है, यानी उत्पादन जो करना है कैसे, हाथ से उत्पादन करना है या फिर मशीन के माध्यम से उत्पादन करना है, ये हमारा कहलाएगा कैसे उत्पादन करना है। इसके अंतर्गत उत्पादन के संगठन और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, जैसे प्रधान तकनीक यानी श्रम प्रधान तकनीक मतलब हाथ से उत्पादन करना, और पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब मशीन से उत्पादन करना। तो उत्पादन कैसे करें, हाथ से करें या मशीन से? उत्पादन कैसे करें, हाथ से या फिर मशीन के माध्यम से, कैसे उत्पादन करें? तो जो हमारा देश पूंजीवादी देश होगा, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, वो मशीन से उत्पादन करेगा। तो अमेरिका में लगभग सारी चीजें मशीन से उत्पादन होता है। लेकिन जो देश हमारा समाजवादी होगा, जहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है, तो वहां पर मशीन से उत्पादन ना होकर के हाथ से उत्पादन होगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, कमाई होगा, पेट भरेगा लोगों का। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं? उत्पादन सिद्धांत के माध्यम से हम लोग इसका सिद्धांत करते हैं। उत्पादन सिद्धांत कि उत्पादन एक तो कितना मात्रा में करना है, कि कलम हमें अगर मान लीजिए कपड़ा बनाना है, तो एक कपड़ा अगर सिलना है तो आराम से हाथ से बना सकते हो। लेकिन 1 लाख टी शर्ट हमको बनाना है, 1 लाख टी शर्ट हाथ से बनाना शुरू करेंगे भाई 10 साल लग जाएगा। तब तक जो बच्चा था जिसके लिए हम टी शर्ट बना रहे थे, वो शादी कर लिया होगा, उसको L साइज आ रहा होगा, XL साइज, और बना रहे थे हम जब बच्चा था तो शॉर्ट स्मॉल साइज हम लोग बना रहे थे, और बच्चा जैसे टी शर्ट हमारा बन गया तो बन गया XL साइज, हमको जरूरत हो गया, होगा क्या? नहीं ना। तो हमको 1 लाख टी शर्ट बनाना है तो मशीन लगाना पड़ेगा, लेकिन 1 टी शर्ट बनाना है तो हाथ से कर लो। यही हमारा उत्पादन सिद्धांत। तो पूंजीवादी देश मशीन के माध्यम से उत्पादन करता है, और जो समाजवादी देश वो हमारा हाथ से उत्पादन करता है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उत्पादन करें तो करें किसके लिए? शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए? किसके लिए उत्पादन करें, सिटी के लिए या टाउन के लिए? अरे भाई दोनों जगह सेम कर दिया, सिटी टाउन, है ना। एक को विलेज कर दो, है ना, एक को क्या कर दो, विलेज, है ना। क्या किसके लिए उत्पादन करना है? शहर के लिए या फिर गांव के लिए? अमीर लोगों के लिए या मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए? बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए? किसके लिए उत्पादन करना है? ठीक, तो इसके अंतर्गत यह समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन अमीर या वर्ग या फिर गरीब, किसके लिए उत्पादन किया जाना है? उत्पादन का समाज के वर्गों में वितरण कितनी मात्रा में हो, कैसे हो, इसका सिद्धांत, इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं? वितरण सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा? वितरण सिद्धांत। तो वितरण सिद्धांत के माध्यम से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं कि कहाँ के लोग, देखते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से। एसी बना है तो एसी का कहाँ वितरण करना चाहिए? गांव में जाकर के एसी बेचेंगे तो लेगा कोई? नहीं लेगा सर, एसी को जाकर के शहर में बेचना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कट मार रही है, 24 घंटा में 5 घंटा बिजली ही रहता है, तो क्या वो फायदा उठा पाएगा सही से? समझ में आई बात अच्छी तरह से? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होता है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था याद रखेंगे किसका दूसरा नाम है? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। लोगों का क्या हो? ज्यादा से ज्यादा कल्याण। तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में निर्धनों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जो गरीब लोग होते हैं, जिसका स्थिति खराब होता है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा उसको फोकस किया जाता है।
ठीक, आर्थिक समस्याओं का समाधान या तो बाजार में होता है या सरकार के द्वारा होता है। आर्थिक समस्याओं का जो भी समाधान है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, तो इसका कौन इसका निर्धारण करते हैं, समाधान करते हैं, तो चाहे तो निजी व्यक्ति करते हैं या फिर सरकार करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? कौन करते हैं? चाहे तो निजी व्यक्ति या फिर सरकार। पूंजीवादी देश है तो निजी व्यक्ति करेगा, समाजवादी देश है तो सरकार करेगा, मिश्रितवादी देश है तो तब भी सरकार करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपको हमने कहा उत्पादन के कितने साधन? 5 साधन। कौन कौन से? तो सर उत्पादन के 5 साधन, भूमि यानी लैंड, पूंजी यानी कैपिटल, श्रम यानी लेबर, उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर और टेक्नोलॉजी, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। तो ये उत्पादन के 5 साधन। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, जब इन 5 उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाए, किसका अधिकार हो जाए? किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के 5 साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी लोगों का अधिकार हो, इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका अमेरिका। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण? निजी व्यक्ति का। किस पर? उत्पादन के साधनों पर। उत्पादन के कौन से साधन? 5, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तकनीक, जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था। इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। एग्जाम में आपको आएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि सभी आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण बाजार स्थिति के अनुसार होता है। यानी जो भी चीज यहां पर निर्धारित होता है, जो भी चीज का निर्धारण करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग किसको लेकर के, किसको ध्यान में कहां, किसके द्वारा? बाजार के द्वारा। बाजार में देखते हैं कि किस वस्तु का कीमत ज्यादा है। अच्छा, कलम का कीमत कम है और कलम कॉपी का कीमत ज्यादा है, तो मतलब कॉपी से ज्यादा मुनाफा होगा। तो कॉपी से ज्यादा मुनाफा होगा तो चलो कॉपी का उत्पादन शुरू करते हैं। बंदूक और मक्खन में बंदूक से ज्यादा कमाई है तो बंदूक का उत्पादन करो। चावल और गेहूं में से गेहूं से ज्यादा कमाई हो रहा है, गेहूं का उत्पादन करो। आई बात समझ में? यह होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय लिया जाता है किसके आधार पर? कीमत तंत्र के आधार पर। कीमत तंत्र के आधार पर मतलब कि भाई 2 वस्तु है, एक तरफ है कलम और एक तरफ है हमारा कॉपी। तो किसका उत्पादन करना है? कलम का कीमत है हमारा 5 रुपया और कॉपी का कीमत है 50 रुपया। कलम से हमको 1 रुपया मुनाफा हो रहा है, कॉपी से 5 रुपया मुनाफा हो रहा है। तो किसका उत्पादन करेंगे? जिससे ज्यादा मुनाफा उसका उत्पादन ज्यादा, तो कॉपी का उत्पादन ज्यादा करेंगे। कहां पर? पूंजीवादी देश में। इसलिए कीमत को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषता होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं? पहला विशेषता कि उत्पादन के जितने साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी और तकनीक, ये 5 उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। दूसरा हमारा आर्थिक रूप से स्वतंत्र, यानी जो निजी व्यक्ति है, जो प्राइवेट व्यक्ति है, जो मालिक है फैक्ट्री का, वो अपने आप निर्णय लेते हैं, निर्णय में सक्षम होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, लाभ कमाते हैं, उसको अपना मर्जी, वो अपनी मर्जी से वस्तु का बेचता है कि भाई हमको 50 रुपया में बेचना है तो बेचना है, बस। आ रही बात समझ में? तीसरा राज्य का हस्तक्षेप एवं मुक्त व्यापार। अहस्तक्षेप यानी राज्य मतलब सरकार। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार बीच में टांग नहीं अड़ाता है। आई बात समझ में? प्रतियोगिता, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भाई हम भी अपना पैसा सामान बेच रहे हैं और भी कोई सामान बेच रहा है और भी कोई सामान बेच रहा है, सब सामान बेच रहा है, तो एक ही प्रकार का वस्तु बहुत सारा आ गया मार्केट में। हम भी अपना कंपनी का कलम लाए, कोई दूसरा कंपनी वाला अपना कलम लाया बेचने के लिए, कोई तीसरा कंपनी वाला लाया, तो कलम की मात्रा बढ़ गई, कलम का जो डाइवर्सिटी है बढ़ गया, विभिन्न प्रकार के कलम आ गए। तो अब यहाँ पर कंपटीशन होगा, जो कलम जितना अच्छा लिखेगा, जो कलम जितना ज्यादा टिकाऊ होगा, जो कलम जितना सस्ता होगा, उस कलम का मांग ज्यादा हो जाएगा, वो कलम ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, पसंद करेंगे, तो कंपटीशन ज्यादा है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा
कौन सी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, हाईली कंपटीशन, प्रतियोगिता होता है? तो कौन सा? याद रखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और कीमत वस्तु का निर्धारण है ना, निर्णय जो लिया जाता है किसके आधार पर? कीमत तंत्र के आधार पर, प्राइस को ध्यान में रख करके। तो ये 5 विशेषताएं आप सबको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, यानी कि जो भी उत्पादन के साधन है, लैंड यानी भूमि, पूंजी यानी कैपिटल, श्रम यानी उद्यमी, लेबर श्रम है ना, उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर, और जो हमारा टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, ये पांचों उत्पादन के साधनों पर जब सरकार का नियंत्रण हो जाए, किसका नियंत्रण? सरकार का नियंत्रण हो जाए, तो इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। आई बात समझ में? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे कि चीन की अर्थव्यवस्था एग्जाम्पल के रूप में। चीन से पहले जो सोवियत संघ रूस था, जिसको यूएसएसआर, ठीक है, तो ये प्रमुख से यहां पर भी आपका यही था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक तरह से साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है प्यारे बच्चों, सामाजिक स्वामित्व। सामाजिक स्वामित्व का मतलब कि जो भी उत्पादन के साधन है उस पर सरकार का नियंत्रण। और सरकार को किसने बनाया है? लोगों ने मिलकर बनाया है, समाज ने चुनकर बनाया है। सरकार को कौन चुनते हैं? आप और हम चुनते हैं, वोट देते हैं। तो मेन रूप से जो भी उत्पादन के साधन है उस पर किसका अधिकार? जनता का अधिकार, समाज का अधिकार, इसलिए कहेंगे सामाजिक स्वामित्व। आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ? यहां पर जो निजी व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, अपने आप कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता वो, ठीक है, अपने आप कीमत का निर्धारण नहीं कर सकता। कीमत का निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगा, बाजार नहीं करेगी। तो आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे। यहाँ पर कीमत संयंत्र की गौण भूमिका। कीमत संयंत्र मतलब यहाँ पर कीमत को ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ पर ध्यान में रखना है लोगों का कल्याण, कि इस तरह से सामान, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना है जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करता है ना। नहीं करेगा तो भाई उसको हरा देंगे अगला साल, अगला 5 साल के बाद। ठीक, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। यहाँ पर जब उत्पादन सरकार कर रहा है तो भाई सरकार से कौन कंपटीशन करेगा? हम कहाँ जाएंगे सरकार से कंपटीशन करने के लिए? कोई कंपनी कहाँ करेगी? तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है। वस्तु सेवा का उत्पादन सरकार कर रहा है, कीमत का निर्धारण सरकार कर रहा है, तो यहाँ पर प्रतियोगिता नहीं होगा। अधिकतम लोक कल्याण, ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो सके? कल्याण हो सके, जीवन स्तर में सुधार हो सके, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली, हॉस्पिटल की सुविधा, ये सारा चीज आसानी से मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, लोगों का जीवन में सुधार आए, यही तो सरकार चाहती है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ये सब हो गए विशेषताएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि केंद्रीकृत योजनाबद्ध यानी कि केंद्र में जो सरकार होती है वो योजना बना करके इस अर्थव्यवस्था को चलाती है। इसको कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि लोगों के कल्याण करने के लिए यह काम करती है अर्थव्यवस्था। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो। सरकार भी और निजी व्यक्ति, है ना, उत्पादन के जो भी साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तकनीक, एक तरफ सरकार और दूसरा निजी, दोनों लोगों का अधिकार हो, तो इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका बढ़िया एग्जांपल है भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। वास्तव में सभी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वास्तव में सभी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसे कहेंगे? क्योंकि जितने भी देश हैं, आप कोई भी देश उठा लो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कोई भी देश ले लो, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, कोई भी देश ले लीजिए, हर देश में अपना अपना सरकार होता है और उस देश में निजी कंपनियां भी होती है। तो निजी कंपनी भी निवेश कर रहा है और सरकार भी, तो दोनों हो गया ना। जब दोनों होगा तो क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, बाजार यानी कि मार्केट। बाजार किसको बोलते हैं? बाजार मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वस्तुओं का लेन देन होता है, वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। कि भाई बाजार ऐसा जगह जहां पर हमको मिल जाए सारा सामान आसानी से, है ना, इसी को नहीं बोलते बाजार। तो बाजार एक ऐसा क्षेत्र जहां लोग बिना रोक टोक के वस्तु और सेवाओं का लेन देन करते हैं। मांग और पूर्ति को बाजार की शक्ति कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपको कई बार आया हुआ है कि जो है
मांग और पूर्ति को बाजार की क्या कहा जाता है? तो बाजार की शक्ति कहा जाता है। या फिर आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, बाजार की शक्ति निम्नलिखित में से कौन है? मांग, ऑप्शन बी पूर्ति, ऑप्शन सी मांग और पूर्ति दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मांग और पूर्ति दोनों को बाजार की शक्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि मांग और पूर्ति के माध्यम से ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है ना। वस्तु का कीमत का निर्धारण हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, वस्तु का कीमत का निर्धारण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों आर्थिक समस्या। अब हम लोग आर्थिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं और आर्थिक समस्याओं का समाधान पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक समस्या क्या है? मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित होती है। और इसको पूरा करने वाले संसाधन कैसे होते हैं? सीमित मात्रा में होते हैं, लिमिटेड मात्रा में होते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें तय करना पड़ता है। क्या तय करना पड़ता है? कि हमारी आवश्यकता जो है कैसे इसको पूरा किया जाए और कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करना है। ठीक, जैसे प्यारे बच्चों आपकी एक आवश्यकता हो गया खाना, कि आपको खाना है। दूसरा आवश्यकता हो गया शिक्षा। तीसरा आवश्यकता हो गया स्वास्थ्य। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब तीनों में से कौन सी आवश्यकता पहले पूरा करना चाहेंगे? भाई भूख लगी है, जब भूख पेट खाली तो कोई चीज आएगा नहीं दिमाग में, तो पहले तो पेट भरना पड़ेगा, पहले खाना खाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद अगर आप बीमार हैं तो पहले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, स्वस्थ सुविधा होना पड़ेगा, पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, तब जाके शिक्षा। अरे बस समझ में, तो पहले खाना फिर स्वास्थ्य फिर शिक्षा। ये हमारी आवश्यकता को पूरा करने का क्रम हो गया। ठीक इसी प्रकार से कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करना है, कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा करना है, ये सभी चीजों का हम लोग यहाँ पर करते हैं आर्थिक समस्या में बात। ठीक, इसी वजह से चुनना, हमें चुनाव की समस्या होती है कि कौन सी क्या चुनना है, हमें क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है ना, सीमित संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए। अब इसमें प्यारे बच्चों कुछ कंसेप्ट हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग। कुछ कंसेप्ट में खास करके हमारा 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक है आपका उत्पादन संभावना वक्र, एक है हमारा अवसर लागत, और एक है हमारा प्यारे बच्चों सीमांत अवसर लागत। और यहां से क्वेश्चन आपको भर भर के आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और लघु उत्तरीय प्रश्न भी। आ रही बात समझ में? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, फिर बात करेंगे अवसर लागत, फिर हमारा सीमांत अवसर लागत के बारे में। तो पहला हमारा है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र किसको बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों उत्पादन संभावना वक्र एक दी हुई निश्चित तकनीक और एक निश्चित समय में अलग अलग संसाधनों का उपयोग करके अलग अलग वस्तुओं की उत्पादन करने वाली मात्रा। कि भाई उत्पादन के 5 साधन, ठीक, इन 5 साधनों का आपने उपयोग किया और चावल का उत्पादन आपने शुरू किया और गेहूं, है ना। तो चावल और गेहूं का कितना कितना मात्रा में उत्पादन करना है, इसी का बात करते हैं हम लोग। कहां पर? उत्पादन संभावना वक्र। कहां पर बात करते हैं? उत्पादन संभावना वक्र में। ठीक, तो दी हुई निश्चित तकनीक एवं उत्पादन के सभी साधनों का, जितने भी उत्पादन के साधन है 5 साधन, 5 साधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन की अलग अलग मात्राओं का संयोग। कि भाई हमारा गेहूं कितना उत्पादन हुआ, चावल कितना हुआ। मान लीजिए ये हमारा 1 बीघा खेत है। अब इस पूरे के पूरे खेत में हमने क्या लगा दिया? चावल लगा दिया। तो चावल का उत्पादन क्या हो जाएगा? चावल का उत्पादन मान लीजिए 1 क्विंटल हुआ। क्या हुआ? चावल का उत्पादन 1 क्विंटल। और गेहूं का उत्पादन होगा क्या? जब पूरे खेत में आपने चावल लगा दिया तो गेहूं कहां से उगेगा? तो गेहूं हो गया 0। मान लीजिए इस पूरे खेत में आपने गेहूं लगा दिया तो चावल हो जाएगा 0 और गेहूं हो जाएगा मान लीजिए 2 क्विंटल, है ना। क्योंकि चावल की मात्रा और गेहूं की मात्रा अलग अलग उत्पादन हो सकता है, खेत है और दोनों अलग अलग फसल है। आ रही बात समझ में? तो यहां से हमारा कंसेप्ट बनता है उत्पादन संभावना वक्र का, कि दी हुई निश्चित तकनीक और जितने भी उत्पादन के साधन है सभी का उपयोग करते हुए 2 वस्तुओं का, है ना। कितने वस्तु? 2। एक वस्तु यहाँ पर है ख और एक वस्तु क। 2 वस्तु, चावल या गेहूं, बंदूक या मक्खन, कलम या कॉपी। तो 2 अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन की जाने वाली मात्रा को ही कहते हैं, उसको दर्शाने वाला वक्र, जो वक्र होता है इसी को बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। यानी यहाँ पर जो ये वक्र दिख रहा है ना, ये ग्राफ, यही है उत्पादन संभावना वक्र। कैसा है? ये ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ। तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ग्राफ होता है कैसा होता है प्यारे बच्चों? उत्पादन संभावना वक्र का ग्राफ इधर बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ। ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड, है ना। ये हो गया वाई और ये हो गया हमारा एक्स। ठीक, ये वस्तु हमारा हो गया चावल और ये हो गया हमारा गेहूं। ठीक, तो यहाँ पर बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ। ठीक, ये हमारा होता है उत्पादन संभावना वक्र का आकार। कैसा होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ। और जो भी ग्राफ नीचे की ओर झुका होता है उसका जो वो ढाल होता है नेगेटिव होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है ना ग्राफ। तो जो वक्र हमारा जो ढाल नीचे की तरफ जाता हो उसका नेगेटिव होता है। याद रखेंगे, ऋणात्मक ढाल का हो गया।
और जो भी ग्राफ प्यारे बच्चों, जो भी ग्राफ हमारा उसका मुंह मूल बिंदु की तरफ खुला हुआ हो, इसका मुंह किधर है, इधर है मूल बिंदु की तरफ, तो इसको बोलते हैं नतोदर। क्या बोलते हैं इसको, नतोदर। आ रही बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, नतोदर ढाल का। इसका ढाल कैसे निकालेंगे, तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल निकालने का फॉर्मूला आता है माइनस डेल वाई बटे डेल एक्स, है ना, माइनस डेल वाई बटे डेल एक्स, ये आता है हमारा फॉर्मूला उत्पादन संभावना वक्र का। यानी कि हमारा जो वाई एक्सिस में जो वस्तु है और जो एक्स एक्सिस में वस्तु है, तो वाई एक्सिस में जो वस्तु है हमारा वस्तु ख, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, और एक्स एक्सिस में जो वस्तु है वस्तु क यानी चावल, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, दोनों का परिवर्तन निकाल दीजिए, इसी को बोलेंगे उत्पादन संभावना वक्र का ढाल। और ढाल कैसा होगा, माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं की अलग अलग सूची को, चुनावों की सूची को दर्शाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या दिखाता है, तीन वस्तु की सूची को, एक वस्तु की सूची को, दो वस्तुओं की सूची को। तो दो वस्तु की सूची को दर्शाते हैं, चावल या गेहूं, कलम या कॉपी, मक्खन या बंदूक। दूसरा हमारा उत्पादन संभावना वक्र को रूपांतरण वक्र या फिर रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब पूरे खेत में अगर आप चावल लगा देते हैं तो गेहूं हो जाता है जीरो, जब पूरे खेत में गेहूं लगा देते हैं तो चावल हो जाता है जीरो। आ रही बात समझ में। तो जब परिवर्तन कर रहे हैं उत्पादन को, तो वो परिवर्तन हो जा रहा है, रूपांतरण हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रूपांतरण रेखा, रूपांतरण वक्र। क्यों, क्योंकि एक वस्तु का अगर अधिक उत्पादन करते हैं तो दूसरा वस्तु का उत्पादन घट जा रहा है, कम हो जा रहा है, और दूसरा वस्तु का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं तो पहला वाला वस्तु का उत्पादन घट जा रहा है ना। तो इसके कारण इसको क्या करेंगे, इसको कहेंगे रूपांतरण वक्र। उत्पादन संभावना वक्र का जो मूल बिंदु होता है ना, उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है वो किधर होता है, मूल बिंदु की तरफ होता है, किधर, मूल बिंदु की ओर होता है। इसको अवतल या फिर नतोदर बोलते हैं। जब भी किसी ग्राफ का ढाल ऐसा हो यानी मूल बिंदु की तरफ हो तो इसको बोलेंगे नतोदर, इसको बोलेंगे अवतल। और जिस वक्र का ढाल ऐसे हो यानी मूल बिंदु से इधर हो, है ना, ऐसे हो, इसको बोलेंगे उन्नतोदर। क्या बोलेंगे, उन्नतोदर। दोनों बात याद रखना, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाएगा नतोदर यानी अवतल, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसका ढाल कैसा होता है, वारे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक। कैसा ढाल होता है, ऋणात्मक ढाल का, और दाईं ओर झुका हुआ, है ना, बाएं से दाईं ओर, बाएं अर्थात इधर दाईं ओर नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर कहेंगे बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ, बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं। क्यों, क्योंकि ये हमारा ढाल बाएं से नीचे की ओर झुका हुआ है, दाएं की तरफ। ठीक, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं को दर्शाता है, ये बात हमने पहले ही कह दिया आपको। अब हमारा अगला पॉइंट हमारा है अवसर लागत। किसको बोलेंगे, अवसर लागत। प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, समझना। अवसर लागत ये है आपका गुलाब सर। ठीक है, आपका गुलाब सर को दो जगह से ऑफर आया, और एक स्कूल ए, एक स्कूल बी। स्कूल ए वाला कह रहा है कि भाई आप यहाँ पर आकर के 5 घंटा पढ़ाइए, आपको 15,000 रुपया देंगे। स्कूल बी वाला कह रहा है कि आप यहाँ आइए, आपको 25,000 देंगे। अब जल्दी से बताइए आपका गुलाब सर कहाँ पढ़ाएंगे। भाई कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी हो, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेरोजगार, हम बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, और हमको 2 गो ऑफर आया, एक जगह 15, एक जगह 25। कहाँ जाएंगे, आपको ऑफर आएगा तो कहाँ जाएंगे, सर हम तो 25 में जाएंगे। तो आपका सर भी कहाँ जाएगा, 25 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सुविधा मिलेगा, यहाँ पर 25,000 सैलरी है तो सारी सुविधाएं वहां से ज्यादा अच्छा होगा, 100% है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम स्कूल बी ज्वाइन करते हैं तो स्कूल ए को छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों जगह तो नहीं पढ़ा सकते, हमारा आत्मा तो जाके वहां नहीं पढ़ाएगा, है कि नहीं। हम तो लिमिटेड मात्रा में संसाधन जो होते हैं सीमित होते हैं, तो हम एक ही जगह पढ़ाते हैं। अगर बी में पढ़ाते हैं तो ए को छोड़ना पड़ेगा, ए को पढ़ाते हैं तो बी को छोड़ना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक ही स्कूल को चुनना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने स्कूल बी को चुना तो हमें ये 15,000 छोड़ना पड़ा, ये जो 15,000 हमको मिल रहा था ये छोड़ना पड़ा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अवसर लागत। क्या कहलाएगा, अवसर लागत। अगर दोनों जगह पढ़ा लेते तो 25 यहाँ 15 वहां 40 मिल जाता, लेकिन पढ़ा नहीं सकते, एक ही जगह पढ़ा सकते क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में, हम फिक्स्ड है, एक ही जगह पढ़ा रहे हैं तो दूसरा को छोड़ना पड़ा, जितना छोड़ना पड़ा उसी को बोलेंगे अवसर लागत। तो इसी को बोलते हैं कि एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा। कि मान लीजिए खेत में हमने पूरा का पूरा खेत में हमने लगा दिया चावल, तो चावल का उत्पादन कितना हुआ 5 क्विंटल, और गेहूं का उत्पादन कितना हुआ 0। अब इस पूरे खेत में हमने क्या लगा दिया, गेहूं, तो गेहूं का उत्पादन हो गया 8 क्विंटल, और चावल का उत्पादन क्या होगा 0। ध्यान दीजिए, जब पूरे खेत में हमने गेहूं लगा दिया तो चावल का जो 5 क्विंटल उत्पादन था वो बंद हो गया, 0 हो गया।
तो ये जो हमें त्यागना पड़ा ना 5 क्विंटल, तो यही कहलाएगा अवसर लागत। क्या कहलाएगा? अवसर लागत कहलाएगा। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ध्यान रखेंगे एग्जाम में आया हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है वैकल्पिक लागत। क्या बोलते हैं इसको? वैकल्पिक लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इसे वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, क्योंकि उत्पादन के साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं हूं तो मैं वैकल्पिक प्रयोग कि भाई चाहे स्कूल ए में पढ़ा सकते हैं या फिर स्कूल बी में, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जगह हम पढ़ा पाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों। अगला हमारा है सीमांत अवसर लागत, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, ध्यान दीजिए। सीमांत अवसर लागत किसको बोलते हैं? सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत बोलेंगे एक वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो कमी करना होता है, तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में जितनी मात्रा में कमी करना होता है उसे ही कहते हैं सीमांत अवसर लागत। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? चले ध्यान दीजिए। एक हमारा है चावल और एक हमारा है गेहूं। हमने पूरे खेत में चावल लगाया तो हमको 5 क्विंटल चावल प्राप्त हुआ, गेहूं हो गया 0। हमने पूरे खेत में गेहूं लगाया तो गेहूं हमको 8 क्विंटल प्राप्त हुआ, चावल हो गया 0। हमने पूरे खेत में 2 क्विंटल, हमने पूरा खेत में चावल, आधा खेत में चावल लगाया तो 2 क्विंटल हमको गेहूं प्राप्त हुआ, ये चावल प्राप्त हुआ, और 3 क्विंटल हमारा गेहूं प्राप्त हुआ। अब यहां से समझना कि भाई हम जब पूरे खेत में चावल लगाए तो गेहूं क्या हो गया? 0 हो गया। और जब हम पूरे खेत में गेहूं लगा दिए तो गेहूं हो गया 8 क्विंटल और ये हो गया 0। तो कितना त्यागना पड़ा इसको? 5 क्विंटल त्यागना पड़ा। तो जितना मात्रा में त्यागना पड़ा यही कहलाता है इस वस्तु का सीमांत अवसर लागत। ठीक, यानी जितनी मात्रा में कमी की जाती है, दूसरी वस्तु के उत्पादन में जितनी मात्रा में कमी की जाती है, इसे कहते हैं सीमांत अवसर लागत। इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। इसका फॉर्मूला होता है डेल वाई बटे डेल एक्स। ठीक है, वस्तु वाई में परिवर्तन, वस्तु एक्स में परिवर्तन। ठीक, बात करते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र और एक आदर्श अर्थशास्त्र। ये बात हमने पहले भी कहा, वहां पर करा था। सकारात्मक अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र, है ना। वास्तविक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब होता है, वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में हो क्या रहा है, वास्तव में जीडीपी का क्या स्तर है, वास्तव में राष्ट्र का आय कितना है, वास्तव में भारत में बेरोजगारी का कितना दर है, वास्तव में भारत में गरीबी का क्या स्तर है। तो जब वास्तविकता का पता चलता है तो इसको बोलते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र। और जब हमें पता चलता है कि भाई क्या होना चाहिए, देश की गरीबी का स्तर इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है नहीं, होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे आदर्श अर्थशास्त्र। जैसे आप लोग घर में रहते हैं तो आप लोग घर में पढ़ाई करते हैं, बहुत खेल कूद करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बेटा देखो देखो उसको देखो, जो शर्मा जी का जो बेटा है कितना अच्छा से रहते हैं, शर्मा जी का जो बेटी है दिन रात पढ़ते रहती है, और तुम देखो दिन रात खेलते रहते हो, नाचते रहते हो, कूदते रहते हो, कपड़ा वपड़ा पूरा गंदा करके रखते हो। तो जो तुम वास्तव में हो सकारात्मक अर्थशास्त्र। और आपको कैसा बनने के लिए बोला जा रहा है? शर्मा जी का बेटे की तरह। तो शर्मा जी का जो बेटा है वो हो गया आदर्श अर्थशास्त्र। आई बात समझ में? तो एक हो गया सकारात्मक, एक हो गया आदर्श, एक हो गया वास्तविक, एक हो गया आदर्श। ठीक, तो यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो वास्तविक तथ्यों के बारे में बताते हैं और घटनाओं का अध्ययन करती है। इसमें बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में हो क्या रहा है ना, क्या हुआ है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की राय या सुझाव नहीं दिया जाता है। जैसे भारत में 2024 में बेरोजगारी का दर कितना प्रतिशत रहा? 7%। तो वास्तव में 7% रहा, ये कहलाएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र, ये कहलाएगा वास्तविक अर्थशास्त्र। ठीक, यदि सरकार कर बढ़ाएगी तो वस्तु की मांग घट सकती है। तो वास्तविकता का पता चल रहा कि भाई वस्तु, सरकार जब टैक्स ज्यादा लगाएगा तो वस्तु का डिमांड घट जाएगा। भाई ये पानी का बोतल 20 रुपया है, सरकार ने इसमें 100% टैक्स लगा दिया तो इसका कीमत हो जाएगा 40 रुपया। तो 40 रुपये में 1 लीटर पानी पिएगा कोई? नहीं ना पिएगा। तो इसका मांग घट जाएगा, डिमांड घट जाएगा। तो ये हो गया वास्तविक। और सकारात्मक किसको, आदर्श किसको बोलेंगे? आदर्श बोलेंगे प्यारे बच्चों, आदर्श अर्थशास्त्र बोलेंगे कि जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो हमें यह बताती है कि क्या होना चाहिए अर्थव्यवस्था में। जो गरीबी का, जो बेरोजगारी का स्तर 7% था, 7% नहीं होना चाहिए, बल्कि कितना होना चाहिए? 2 से 3% होना चाहिए। ठीक, तो ये होना चाहिए, लेकिन है ऐसा क्या? नहीं ना, है कितना? 7%। तो जो है वास्तविक अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र, और जो होना चाहिए ये कहलाएगा आदर्श अर्थशास्त्र। ठीक, तो ये हमारा, और इसमें राय, सुझाव और मूल्य निर्णय शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए सरकार को गरीबी को मुफ्त शिक्षा देना चाहिए, मुफ्त शिक्षा देना चाहिए, लेकिन कर पा रहा है वैसा?
बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए। क्या खत्म हो गया? खत्म हो जाता है? होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कल्पना वाली बातें हैं कि मेरे पास एक कार होगा, मेरे पास जो एक बंगला होगा, ये कल्पना वाली बात है। वास्तव में है क्या? एक साइकिल भी नहीं है। तो वास्तव में साइकिल भी नहीं है मतलब सकारात्मक अर्थशास्त्र। और होना क्या चाहिए? कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, तो आदर्श अर्थशास्त्र। समझ में आई बात? तो आई होप प्यारे बच्चों ये सेशन आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर किसी प्रकार भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा होगा। ये जो पहला चैप्टर है हमने इसको चीर फाड़ कर दिया, बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझा दिया। कहीं पर कोई डाउट आप लोग को नहीं रहा होगा। आप लोग जो भी बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं हमसे, जो भी बच्चे आप लोग नहीं जुड़े हैं, आप सबके लिए नया बैच है उम्मीद बैच। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो रही है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद बैच आप लोग प्ले स्टोर में जाके लिखिएगा उम्मीद क्लासेस, है ना, और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उम्मीद बैच को ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजें वहां पर प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी। चाहे पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज, जो भी चीजें चाहिए आपको, क्वेश्चन बैंक, गेस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, पूरा बुक 1 बुक 2 सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से वहां पर पढ़ाया जाएगा। तो आप में से जो भी बच्चे नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर जल्दी से लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, और अपने दोस्त यार को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि ये सब जो सब्जेक्ट है इस पर जो ध्यान नहीं दिए जाते हैं, कोई टीचर जल्दी पढ़ाते नहीं है, इन सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से, इन विषयों को बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाए। इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको आप याद करें सारी चीजें बेहतरीन तरीके से, है ना, अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो अपने दोस्त यार को शेयर करना है वीडियो, ज्यादा से ज्यादा प्यार जताना है, प्यार दिखाना है ना। कमेंट जरूर कर लीजिएगा आप लोग कि सेशन आप लोग को कैसा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। बेहतरीन तरीके से हमने सेशन को कंप्लीट किया। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।